हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुका है। पाकिस्तान दो थे, एक पाकिस्तान 1971 तक था और दूसरा 1972 में पैदा हुआ था। बंगाली हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, मुहज्जब और आजिज थे। ये उड़ते हुए भी अपने कदम जमीन से चिपकाए रखते थे। ये पार्लियामेंट में भी ज्यादा थे और ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में भी। हमारे ज़र मुबादला का 60% हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की पटसन से आता था। हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के ट्रेनर्स बंगाली थे और हमारे ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर्स भी आज के बांग्लादेश में थे। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं वाई इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर कैसे है, क्यों है? आज इसी हवाले से वीडियो है। पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से क्या बात करता है और क्या कह रहा है। बांग्लादेश की अलहदगी के 50 साल बाद आज बांग्लादेश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से कि वो इतनी बेहतर क्यों है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। नाज़रीन गिरामी, आप 1939 की दुनिया को देखें। बरतानिया उस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर था। बादशाह का सूरज हकीकतन गरूब नहीं होता था। बरमूदा में मगरिब का वक्त होता था तो न्यूजीलैंड में सूरज निकल आता था। कलकत्ता अंधेरे में डूबता था तो साउथ अफ्रीका रोशन हो जाता था। फिजी के जजीरों की रोशनी मध्यम पड़ती थी तो जब्राल्टर में सूरज उगाता था। चुनांचे दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक ही ताकत, एक ही मुल्क था जिसकी सूरज पर भी हुक्मरानी थी, और वो था बरतानिया। बादशाह की आंख खुलती थी तो उसकी सल्तनत पर कहीं रोशनी काश्त हो रही होती थी और ये सिरहाने पर सर रखता था तो दुनिया के किसी न किसी कोने में सूरज इसकी हुक्मरानी की चौकीदारी शुरू कर रहा होता था। लेकिन फिर सिर्फ 6 साल बाद बरतानिया का सूरज डूब गया। दुनिया के 64 मुल्क बरतानिया के हाथ से फिसल गए और मलका सिमट कर इंग्लैंड तक महदूद होकर रह गए, और अब उसका हुक्म महल के सामने मौजूद फवारे पर भी नहीं चलता। बरतानिया के अरूज और इस जवाल की वजह तनाज़े और जंग थी। बरतानिया ताकत के ज़ोम में अपनी तमाम कॉलोनियों के तनाज़ों में उलझ गया था और इसने आखिर में आलमी जंग छेड़ दी थी। यह जर्मनी पर पल पड़ा था। जर्मनी बरतानिया के मुकाबले में च्यूंटी था। हाथी च्यूंटी से लड़ पड़ा, च्यूंटी का कुछ नहीं गया लेकिन हाथी का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी जंग अजीम के आखिर में कुर्रे अर्ज पर 5 करोड़ लाशें और जख्मी पड़े थे और आधी दुनिया मलबे का ढेर थी। यह जंग जापान और जर्मनी हार गए, लेकिन बरतानिया भी इसके बाद बरतानिया नहीं रहा। बादशाह का राज सिमटा और हर मुल्क में अपना अपना सूरज तलू होने लगा। यहां तक कि आज इंग्लैंड में भी आधा साल सूरज नहीं निकलता और लोग दोपहर के वक्त भी रास्ता टटोल टटोल कर घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते हैं। तनाज़े और जंगें ये होती हैं, ये बरतानिया जैसी ताकतों को भी निगल जाती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप अब एक और दूसरी हकीकत भी मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान दो थे, एक पाकिस्तान 1971 तक था और दूसरा 1972 में पैदा हुआ था। हम 1971 तक आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क थे। हम उस वक्त तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में भी शामिल थे। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम पाकिस्तान में था। पाकिस्तान रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवेज में शामिल थी। हमारे वापडा को वर्ल्ड बैंक रियासत की गारंटी के बगैर कर्ज दे देता था। मंगला डैम के लिए इंटरनेशनल बिड हुई थी और दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों ने कंसोर्शियम बनाकर यह बिड जीती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्मों का पूरा बैच मंगला आकर हमारे आबी मंसूबों पर तहकीक करता था। हमारी PIA दुनिया भर की एयरलाइंस को ट्रेनिंग देती थी। अरब मुल्क अपने तालिब इल्मों को पढ़ने के लिए पाकिस्तान भिजवाते थे। हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए कोटा भी होता था और उनके लिए अलग हॉस्टल भी। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी सियाहती मंजिलों में भी शामिल था। हम दूसरी और तीसरी दुनिया के फौजियों को ट्रेनिंग भी देते थे और कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और मशरकी यूरोप के मुल्क हमारे मुआशी मंसूबों की कॉपी भी करते थे। हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट से ज्यादा थी और हमारे कर्जे भी न होने के बराबर थे। लिहाजा हम उस वक्त भारत को भी आंखें दिखा लेते थे और अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में भी धड़ल्ले से बात करते थे। पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बंगाली हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, मुहज्जब और आजिज थे।
ये उड़ते हुए भी अपने कदम जमीन से चिपकाए रखते थे। ये पार्लियामेंट में भी ज्यादा थे और ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में भी। हमारे ज़र मुबादला का 60% हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की पटसन से आता था। हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के ट्रेनर्स बंगाली थे और हमारे ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर्स भी आज के बांग्लादेश में थे। चुनांचे 1971 का पाकिस्तान मजबूत, तरक्की पजीर और आलमे इस्लाम की इमामत करता हुआ पाकिस्तान था। लेकिन फिर हम पंजाबी सुरमाओं की वजह से 60% पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और ये जाते जाते हमारी इमामत, तरक्की और मजबूती भी साथ ले गया। वो पाकिस्तान 1971 में छोटा हो गया, लेकिन हमारी 25 साल की क्रेडिबिलिटी भी मौजूद थी। हमने अगले 25 साल इस क्रेडिबिलिटी पर गुजार लिए। हमें इस दौरान अफगान वार के जरिए इमदाद और अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने का मौका भी मिल गया। लेकिन पाकिस्तान पर क्योंकि पंजाबी अशराफिया काबिज हो चुकी थी और हम पंजाबियों में इदारे बनाने और चलाने की सलाहियत कम होती है, लिहाजा हमने अगले 25 वर्षों में हर इदारे को तबाह करके रख दिया। दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील मिल हो, PIA जैसा इदारा हो, वापडा हो जो कभी मुल्क की साउंड गारंटी होता था, रेलवे हो, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हो, डैम हो या फिर तालीमी इदारे हो, हमने तमाम इदारों का जनाजा निकाल दिया। फौज 1977 के मार्शल लॉ और अफगान वार की वजह से दूसरे तमाम इदारों से मजबूत हो गई और इसे ये मजबूती बरकरार रखने के लिए अब अपनी मर्जी के सियासतदान दरकार थे। लिहाजा ये नई सियासी क्यादत के नाम पर कमजोर, नालायक, अनपढ़ और करप्ट लोगों को सियासत में ले आई और ये नई सियासी क्यादत बाद अज़ां अपने इक्तिदार के दवाम के लिए अपनी मर्जी के सिलेक्टर्स लाने लगी और ये दोनों मुल्क मिलकर अदलिया को सिलेक्ट करने लगे। अदलिया ने अपनी सपोर्ट के लिए मर्जी की बार्स बनाना शुरू कर दी और वकला के धड़े बिजनेसमैनों, सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों की पुष्टपनाही करने लगे और यूं मुल्क में धौंस, धांधली और खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। इस सारी कंफ्यूजन और क्यास के दौरान दो नए पावर सेंटर्स ने भी जन्म लिया। पहली ताकत मजहबी तंजीमें थीं और दूसरा मीडिया था। ये भी मैदान में कूद पड़े और रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस सारे खेल के दौरान दो बुनियादी इदारे कत्ल हो गए। पहला इदारा ब्यूरोक्रेसी था, यह मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। आप आज महकमा सेहत से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सारे सरकारी इदारे देख लें, आपको एक भी इदारा काम करता दिखाई नहीं देगा। नाज़रीन ग्रामी, आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या फौज, पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के किसी रुकन का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या ये लोग टूंटी का पानी पी रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सरकारी वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? क्या ये राइफल बरदार गार्ड के बगैर रात के वक्त अपने सरकारी घर में सो सकते हैं? और क्या ये सरकारी इदवायात खा रहे हैं? जी नहीं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सारा सरकारी और रियासती निजाम दम तोड़ चुका है? हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद अपनी जरूरत की गंदम भी नहीं उगा पा रहे। हमसे चीनी, पेट्रोल और इदवायात भी कंट्रोल नहीं हो रही और हम कोरोना की SOPs पर भी अमल दरामद के काबिल नहीं हैं। रियासत की हालत यह है कि यह फैजाबाद का धरना खत्म कराने के लिए भी मुजाहिरीन की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हो जाती है। गोया हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसमें सिफारतकारी के फैसले भी धरनों के जरिए हो रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप आज अदालतों में चले जाएं, मुकदमों का अंबार है और जजेस मौजूद नहीं है। अस्पतालों का दौरा कर लें, सड़क से ऑपरेशन थिएटर तक मरीज ही मरीज है। तालीमी इदारे डिग्रियों की प्रिंटिंग प्रेस बन चुके हैं। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में भी साफ पानी और खालिश दूध नहीं मिलता। पाकिस्तान हेपेटाइटिस C में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 52% आबादी ब्लड प्रेशर की मरीज है। हम शुगर में चौथे और TB में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में पोलियो मौजूद है और हम दूसरा मुल्क है। मुल्क में मजहबी मुनाफरत इंतहा को छू रही है। कोई किसी को भी किसी भी वक्त काफिर कहकर वाजिबुल कत्ल करार देता है और रियासत पतली गली से निकल जाती है। लोग अदालतों में कत्ल हो जाते हैं और जज और वकला जमीन पर लेटकर जान बचाते हैं और इसके बाद रियासत में कातिल को कातिल कहने की भी हिम्मत नहीं होती। हमारी पूरी इकोनॉमी कर्जों की मरूने मिन्नत है। आज चीन, सऊदी अरब और अमेरिका हाथ खींच लें, हमें आज FATF ब्लैक लिस्ट में डाल दें तो हम कल डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन 1971 का पाकिस्तान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। सदर भी टूंटी का पानी पीता था और उसके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये हकायक खौफनाक हैं, लेकिन इन हकायक से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि हम इन हकायक को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दुनिया बदल भी चुकी है और ये हमसे बहुत आगे भी जा चुकी है। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे सारे मसले हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हमने दुनिया में अपना कोई एक दोस्त भी नहीं छोड़ा। रूस से लेकर अमेरिका तक हमने सबके साथ सींग फंसा रखे हैं। हम अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी। हम चिड़िया घर का एक हाथी नहीं पाल सकते, लेकिन हम दिल्ली के लाल किले पर परचम लहराना चाहते हैं। हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि हम दुनिया में गैर मुतलका हो चुके हैं। आज सऊदी अरब ने तारीख में पहली बार भारत के आर्मी चीफ को सरकारी दौरे पर बुला लिया और अमेरिका और ओआईसी ने कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ मान लिया। हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुका है। हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें हमारे तनाज़े कैंसर की तरह खा रहे हैं। खुदा के लिए आंखें खोलें, पंजाबीइज्म से बाहर आएं और तनाज़े और जंगें खत्म करें, क्योंकि ये दोनों वो चीजें हैं जिन्होंने बरतानिया जैसी ताकत का सूरज भी गुल कर दिया था। तो हम किस खेत की मूली हैं, कहां के सुरमा हैं। लिहाजा होश करें और आंखें खोलें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में की गई तमाम बातों से आप इत्तेफाक जरूर करेंगे, और अगर आपको इन वीडियो में की गई तमाम बातों से इख्तिलाफ है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। तो जी, ये थी वीडियो, और हकीकत होती है, हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। बांग्लादेश आगे निकल चुका है, बांग्लादेश तरक्की कर चुका है, हर शोबे में पाकिस्तान को बीट कर चुका है। 1971 का पाकिस्तान हो या वो 1972 का बांग्लादेश, आज ये तारीख रही है कि बांग्लादेश ने किस तरह तरक्की की और पाकिस्तान ने किस तरह तरक्की से ज़वाल की तरफ गया। आज मुल्क के हालात संगीन से संगीन तर हो चुके हैं, कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एतबार नहीं है कब कौन आकर प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से उतार दे। आज बांग्लादेश की बात करें तो 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी हैं शेख हसीना वाजिद। अब देखें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर एक भारी अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिसकी कुर्सी खतरे में पड़ी तो उसने मुल्क के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान करवा दिया। आज ऑपोजिशन की बात करें या हुकूमत की बात करें तो आपस में लड़ रही हैं। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, मुल्क के अंदर तालीमी निज़ाम दम तोड़ चुका है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बन चुकी है। बांग्लादेश के अंदर तालीम का निज़ाम बेहतर हो चुका है, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो चुका है। साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर हेल्थ के हवाले से बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है, जो दुनिया एक टाइम पे पाकिस्तान को सुपर पावर कहती थी, आज पाकिस्तान सुपर पावर से बहुत नीचे गिर चुका है, और दुनिया आज कहां से कहां निकल चुकी है और पाकिस्तान कहां खड़ा है। आज देखना होगा कि बांग्लादेश ने ऐसे क्या काम किए कि पाकिस्तान से इतनी रफ्तार से आगे निकल गया और पाकिस्तान तरक्की से नीचे गिर गया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।